आज बहुत ही खुशी का एक पल है कि हमारे देश का ही एक कह सकते हैं कि युवा व्यक्ति शुभांशु शुक्ला ये अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। इनसे पहले राकेश शर्मा भी जा चुके हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में स्टेशन बना हुआ है उस स्टेशन में जाकर और कुछ ग्रहों उपग्रहों के बारे में जानकारी लेने वाले भारत के पहले व्यक्ति बनेंगे, जो कि मुख्य रूप से पायलट की भूमिका के रूप में पृथ्वी से अंतरिक्ष में, वो अंतरिक्ष में एक स्टेशन बना हुआ है वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे जाने के बाद इनके साथ और भी 3 लोग हैं। तो विशेष रूप से भारत के लिए गर्व का पल है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो कि आज पूरी दुनिया में या पूरी दुनिया के पृष्ठ पर आगे की तरफ आकर और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। और बिल्कुल ये गर्व की बात है कि यहाँ से अंतरिक्ष में कल कह सकते हैं कि पृथ्वी से अंतरिक्ष स्पेस की तरफ उनका जो विमान था वो गया और बड़े अच्छे से सॉफ्ट यहाँ से कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की तरफ विमान बढ़ा और कुशल से वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं या पहुँच रहे हैं। अभी कुछ समय लगेगा जाने में और वो पहुँच जाएंगे। लगभग 450 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, यानी पृथ्वी से वो अंतरिक्ष स्पेस में जो बना हुआ स्टेशन है। और इसमें लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक हमारा वायुमंडल है। उसके बाद 350 किलोमीटर की दूरी तय करके उनको जाना है और वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो भी उनकी मानसिकताएं होंगी, जो भी वो अपने अंदर स्किल्स वगैरह जो भी अपने साथ लेके जा रहे हैं उसका उपयोग करके और कुछ नई चीज़ों की खोज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत रसायन की। ठीक, तो जय हिंद दोस्तों तो कहेंगे ही, लेकिन अब अपने पॉइंट पर फोकस करते हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स था, थोड़ा थोड़ा उसमें चलता रहेगा तो वो भी ठीक रहेगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रसायन विज्ञान क्लास 12th का दूसरा यूनिट विद्युत रसायन, इसमें अध्याय 3 के रूप में हम जानते हैं चालकता एवं विद्युत अपघट्य। ये हमारा अध्याय 3 एक लेसन है जो विद्युत रसायन के अंतर्गत आता है। इसमें हमको इसके प्रत्येक पॉइंट को बारी बारी से व्याख्या करना है। ठीक, और अच्छे से आप ध्यान देंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। आप ध्यान दीजिए, जैसा कि अगर हम चालकता की बात करें, चालकता की बात करें तो चालकता क्या होता है, जैसा कि आप लोग बहुत सारे उपकरणों में जैसे धातुओं में, विद्युत अपघट्यों में और भी किसी रूप में आप विद्युत धारा का प्रवाह किए होंगे। तो जिन पदार्थों में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो विद्युत के चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। जैसे मैंने अभी आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो आप कहोगे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अगर मैंने पूछा कि कारण क्या है, तो आप कहोगे कि ये विद्युत धारा का चालक पदार्थ नहीं है, ये विद्युत धारा का कुचालक पदार्थ है। मैं पूछूंगा कैसे कुचालक हो गया, तो आप कहोगे कि इसमें हम किसी भी प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, अर्थात इस मार्कर में हम विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये चालक पदार्थ नहीं है। और यहीं पर मैं एक लोहे की कोई छड़ ले लूं और उसमें पूछूं कि क्या ये आप इसको लेकर विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हो, तो आप कहोगे कि जी बिल्कुल, हम उस लोहे के छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अर्थात जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो पदार्थ चालक पदार्थ होता है और उसकी प्रवाहित होने की दर जो है वो चालकता कहलाती है। ठीक है, तो हम सीधी सी बात करते हैं चालक पदार्थ की। चालक पदार्थ क्या होता है? चालक पदार्थ, ठीक है, समझते हैं चालक पदार्थ क्या होता है। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे
जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उस पदार्थ को चालक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अगर हम कोई भी पदार्थ लिए हों उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और वो आसानी के साथ प्रवाहित हो जाएगी उसमें विद्युत धारा, तो उस पदार्थ को ही हम कहते हैं चालक पदार्थ। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हो गया लोहा, तांबा, विद्युत अपघट्य, डॉट आदि भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ अपवादित कंडीशन भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है वे पदार्थ चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर हम कुचालक की बात करें, चूँकि इसमें कुचालकता का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि हमको केवल चालकता ही पढ़ना आता है। तो अगर आपको ऐसे यूँ ही बताना चाहें कि कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं, सूखी लकड़ी हो गई वगैरह वगैरह, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे चालक पदार्थ के प्रकार। चालक पदार्थ के प्रकार, यहाँ पे हम लिखेंगे चालक पदार्थ के प्रकार के बारे में, कि चालक पदार्थ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और उनकी व्याख्या क्या होती है। तो यहाँ आप आंसर देंगे कि चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो हम पहला कहेंगे धात्विक चालक। पहला क्या? धात्विक चालक। और दूसरा प्रकार क्या होगा? विद्युत अपघट्य चालक। विद्युत अपघट्य चालक। ठीक है, बात समझ में आई? चालक पदार्थों में अगर चालक पदार्थों के प्रकार की बात हमने किया तो दो प्रकार के चालक पदार्थ होते हैं, पहला धात्विक चालक और दूसरा विद्युत अपघट्य चालक। कोई दिक्कत? बोलिए, बात क्लियर हो रही है? हाँ, अब हम इसमें एक एक प्रकारों का वर्णन करते हैं। पहला ही बात करते हैं धात्विक चालक के। धात्विक चालक। धात्विक चालक क्या होता है? तो आप कहेंगे धात्विक चालक की परिभाषा के रूप में कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो सकती है, उन पदार्थों को हम धात्विक चालक कहते हैं। सिंपल सी बात।
कोई भी पदार्थ आप ले लो, उस पदार्थ में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने का क्षमता या गुण पाया जाता हो तो इस प्रकार के चालक पदार्थ को धात्विक चालक कहा जाता है। सिंपल सी बात। तो आप यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे इसका, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब कि किसी भी तत्व के परमाणु में नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, उसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हल्का सा बल लगाने पर या घर्षण कर देने पर वो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि एक परिवार में मान लो कि कोई लड़का ऐसा है जिस पर परिवार का कंट्रोल खो चुका है, तो जाएगा किसी का नुकसान करेगा, तो जिसका नुकसान करेगा वो फिर उसके घर आएगा, है ना, 2 बात सुनाएगा, तो इसके घर वाले भी 2 बात सुनाएंगे। इसका मतलब कि वो बात सुने सुनाए में धारा का प्रवाह आसानी से होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो घर का मुखिया होता है उसका कंट्रोल उस व्यक्ति से, उस लड़के से हट जाता है, तो मुक्त हो जाता है। अब वो मनमाने ढंग से अपना काम करता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होने लगता है। अब मान सकते हैं कि अब किस किस रूप में धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि आप जान सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि आपके भी अगल बगल कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि घर से मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति खुली छूट पाए होंगे और किसी और का जाकर नुकसान करते होंगे और 2 बात सुनते होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी है कि एक मान लेते हैं कि ये हमारा परमाणु है, इसके बीच में नाभिक है, इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं हैं, तो इसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो मुखिया से यानी कि नाभिक से दूर हो जाता है, जिस पर नाभिक का कंट्रोल बहुत कम हो पाता है, और इसको हल्का सा रगड़ देने से या फिर हल्का सा बल लगाने से ये इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो जाता है। फिर जब उस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं होगा तो इधर उधर तो भागेगा ही। जैसे हमारे मन पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता, अगर हमारे मन पर हमारा कंट्रोल हो जाता तो दुनिया में हम हर सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हमारा मन खुदे दोहरा प्रकृति दिखाता है। एगो मन कहेगा पढ़ाई कर लें, तो एगो कहेगा ना ना चल बाद में पढ़ना, अभी नहीं, चलो 3 बजे जाके पढ़ेंगे, 6 बजे तक एकदम बिंदास। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। आप सोएंगे 10 बजे तो जगेंगे 6 बजे, यानी कि सुतले सुतले सब पढ़ाई हो जाएगी। ठीक ना, तो ये हमारा खुद मन जो है दोहरी प्रकृति का गुण रखता है। एगो कहेगा कि ये कर, तो दूसरा कहेगा ना ना ये मत कर। हम संकोच में इसीलिए हमेशा रहते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ कोई एक निर्णय नहीं ले पाते। और जो व्यक्ति एक निर्णय ले लेता है वो सक्सेस होता है, सीधी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल्स अभी देते हैं आपको। अभी मान लीजिए जगह कम है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। धात्विक चालक के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि धात्विक चालक के उदाहरण क्या हैं। धात्विक चालक के उदाहरण, धात्विक चालक के उदाहरण क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं लोहा, सोना,
चांदी, तांबा, डॉट 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 आदि कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पाई जाने वाली सभी धातुएं धात्विक चालक होती हैं। अतः प्रकृति में पाई जाने वाली सभी धातुएं धात्विक चालक होती हैं। ठीक है। हाँ, नोट में एक विशेष पॉइंट लिखते हैं। जैसे आप जानते होंगे कार्बन के अपरूप के बारे में। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3 होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। अगर आप देखें तो पहला हीरा कह सकते हैं, दूसरा ग्रेफाइट कह सकते हैं, तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन भी कहीं कहीं दिया होता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन उसके 3 होते हैं। तो इन तीनों में जो ग्रेफाइट होता है वो अधातु होने के साथ साथ विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि इन धातुओं का गुण उसमें पाया जाए, लेकिन वो कभी कभी विरोधाभास वाली स्थिति यानी अपवाद वाली स्थिति आती है कि ग्रेफाइट में चमक भी होती है, ग्रेफाइट में खनक भी होती है और ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह का गुण भी पाया जाता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पर देखा जाता है कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है। ठीक है। किसका अपरूप है? कार्बन का। और कार्बन अधातु के रूप में व्यवहार करता है। कभी कभी संयोजकता के अनुसार वो उपधातु के रूप में भी बिहेव करता है। ठीक। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धातु के जैसा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो अधातु, मतलब कि उसमें दोनों के गुण देखे जाते हैं, तो उपधातु के रूप में भी वो व्यवहार करेगा। लेकिन हमेशा कार्बन को अधातु के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। चलिए, तो कार्बन को अधातु के श्रेणी में रखने का तात्पर्य यहाँ से है कि वो किसी से अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। ठीक। तो यहाँ पर नोट में ये पॉइंट लिख दिया जाए। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसको अपवाद में लिया जाता है। ठीक है। और ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, लेकिन उसको समझे नहीं होंगे कि यही ग्रेफाइट है। पेंसिल का नोक जो होता है ना, पेंसिल जिसके द्वारा हम लिखते हैं, जो काला सा भाग होता है बीच में, जो लकड़ी छीलने के बाद दिखाई देता है, वो काला सा भाग ही ग्रेफाइट होता है, जो बहुत ही कोमल या सॉफ्ट होता है। कभी कभी उसके नींव को छीलते समय वो टूट जाती है, अर्थात वो कठोर होता तो टूटता नहीं। ठीक है। वो बहुत ही कोमल होता है और बहुत मुलायम भी होता है। उसको ऐसे पकड़ के ऐसे चिपचिपा करेंगे ना तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। उसको प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो कि उसके नींव को ऐसे पकड़ के ऐसे हाथ से हिलाओगे ना, ऐसे पकड़ के ऐसे करोगे तो आपको कोमल महसूस होगा, बहुत ही मुलायम, चिकना। ठीक है। बात क्लियर हुई? बोलिए। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत धात्विक चालक में? बात क्लियर हो गई? नोट पॉइंट 2 कर देते हैं। धात्विक चालक में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नोट 2, इसको 1 कर दिया जाए, इसको 2 कर दिया जाए। यहाँ लिखेंगे बच्चों, धात्विक चालक में
धात्विक चालक में विद्युत धारा केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब बताइए धात्विक चालक में किसी को कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हेडिंग है वो विद्युत अपघट्य चालक। ठीक, अपघट्य चालक। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। अपघट्य चालक, अपघट्य चालक क्या होता है? आप कहेंगे जिन पदार्थों को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में टूट जाते हैं तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो इस प्रकार के पदार्थों को अपघट्य चालक पदार्थ कहा जाता है। बात क्लियर हुई? सबसे पहले आप जल में कोई ऐसा पदार्थ घोल दो जो अपने आयनों के रूप में टूट जाए। जब वो अपने आयनों के रूप में टूट जाएंगे तो उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, बड़े ही सरलता के साथ, बड़े ही आसानी के साथ विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार के पदार्थ को, जिसको हमने घोला था, इस प्रकार के घुले हुए पदार्थ को अपघट्य चालक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अपघट्य चालक पदार्थ कहलाता है। अपघट्य चालक पदार्थ कहलाता है, अर्थात कोई ऐसा भी पदार्थ है जिसको हम जल में घोलते हैं तो अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, और उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इस प्रकार के पदार्थ को विद्युत अपघट्य पदार्थ या विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? जैसे मैं आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे
जैसे में आप यहाँ पे दिखाएंगे HCl कामा NaOH कामा NaCl डॉट 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 आदि कर दीजिए। अगर इन्हें जल में घोला जाएगा तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं और उसके बाद उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो बड़े आसानी से सरलता के साथ विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलिए। अपघट्य चालक, जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अपघट्य चालक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक विशेष बात इसमें आ जाएगी नोट में कि किसी भी अपघट्य चालक पदार्थ में विद्युत धारा केवल और केवल मुक्त आयनों के कारण ही प्रवाहित हो सकती है। तो इसको हम नोट में लिखेंगे, नोट में किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा मुक्त आयनों के कारण ही प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर हम कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हैं तो उसको जब जल में घोलेंगे और वो आयनों के रूप में टूटेगा तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो सकती। अगर हम केवल NaCl को ले लें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने का गुण खोजें तो ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आयन मुक्त हुए ही नहीं हैं। NaCl जो है वो नमक होता है और नमक चूँकि ठोस रूप में पाया जाता है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बिना घुलित अवस्था में तो विद्युत धारा प्रवाह संभव ही नहीं है। लेकिन इसी NaCl को जब जल में हम घोल देते हैं तो जल में घोलने के बाद Na+Cl- के रूप में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। तो अब उस स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बहुत आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट है हमारा अपघट्य चालक पदार्थों के प्रकार। अपघट्य चालक पदार्थों के प्रकार। आगे बात करेंगे तो अपघट्य चालक पदार्थों के प्रकार। ठीक है, अपघट्य चालक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अपघट्य चालक पदार्थ ठीक अपघट्य चालक पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ और दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ। यहाँ लिखेंगे अपघट्य चालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ। दूसरा दुर्बल विद्युत
अपघट्य चालक पदार्थ। ठीक, ध्यान से समझेंगे। ये दो प्रकार तो हो गए, लेकिन क्या इसके गुणवत्ता के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं? बिल्कुल, अपघट्य की गुणवत्ता के आधार पर ही हम इसको बांटे हैं। खास तौर से प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो उसके आधार पर प्रबल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ बना है। दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है, इसके आधार पर दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ बना है। ठीक है, और दोनों की स्थितियां जल में विलेयता के साथ देखी जाती है। ठीक, कि दोनों जल में किस स्थिति के साथ विलय होते हैं या अपने आयनों के रूप में टूट जाते हैं। तो विशेष रूप से हम पहले अपघट्य चालक पदार्थ की बात करेंगे। तो पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ। प्रबल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ। तो इसकी परिभाषा की यदि हम बात करेंगे तो लिखेंगे वे पदार्थ जिन्हें जल में घुलने पर बहुत ही तीव्र गति से अपने आयनों के रूप में टूट जाते हैं, उन्हें प्रबल। अच्छा, जब जल्दी से आयनों के रूप में टूट जाएंगे तो विद्युत धारा उतनी तेज गति से प्रवाहित होगी उसमें, तो इसके आधार पर ही इस चालक पदार्थ की व्याख्या हो गई। उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझने की बात इसमें ये रही कि जिन पदार्थों को हम जल में विलय करेंगे तो जितना जल्दी से वो जितना शीघ्र अपने आयनों के रूप में टूटेगा, तो उसमें जितना जल्दी से आयनों के रूप में टूटने की क्रिया होगी, अगर उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उतनी ही तेज गति से विद्युत धारा प्रवाहित होने की क्रिया होगी। अर्थात जो प्रबल होगा उसमें विद्युत धारा भी प्रबलता के साथ प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाई गई। और इसका जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे में HCl, H2SO4, NaCl आदि कर सकते हैं। ठीक है, इनको अगर हम जल में विलय करेंगे तो ये बहुत तेज गति से अपने आयनों के रूप में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार पर। हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ के प्रकार। बात नहीं, प्रबल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ के प्रकार। तो यहाँ लिखेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें इनकी कोई विशेष परिभाषाएं नहीं दी जाती, केवल इनका नाम लिखकर और इनके उदाहरणों को लिखा जाता है।
पहला कह सकते हैं प्रबल अम्ल, दूसरा प्रबल क्षार, और तीसरा इसको लवण के नाम से ही जाना जाता है। प्रबल लवण भी लिख सकते हैं, लवण भी लिख सकते हैं। चलिए, अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो HCl, H2SO4, ठीक, डॉट 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 आदि कर सकते हैं। और भी हैं इसमें प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार की बात करें NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, डॉट 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 डॉट, और भी इसमें आगे मिलेंगे। और लवण की बात करें तो NaCl, KCl, डॉट 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 आदि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रबल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ के प्रकार, ठीक, जिसमें सारे प्रबल 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 होंगे। ठीक है, आते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ। ये क्या होता है? हो जाएगा, और लवण भी लिखिए चाहे प्रबल लवण लिखिए, कोई बात नहीं। प्रबल लिखना है तो लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। वैसे लवण तो लवण ही होता है, इसमें प्रबल और दुर्बल की बात नहीं होती। चलिए, अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें इसका, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ डायरेक्ट कर देते हैं, पदार्थ, ठीक। दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ क्या होता है, इसकी व्याख्या करते हैं। वे पदार्थ जिन्हें जल में घुलने पर आंशिक रूप से अपने आयनों के रूप में टूटते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ, इस बात को यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब कोई पदार्थ हम जल में घोलते हैं और वह बहुत धीरे, बहुत स्लो स्थिति में अपने आयनों के रूप में टूटता है, तो जिस स्थिति में आयन निकलेंगे उसमें से, उसी के अनुसार विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मतलब कि धीरे धीरे आयन का वियोजन होगा या धीरे धीरे आयन के रूप में टूटेंगे तो उसमें विद्युत धारा भी धीरे धीरे प्रवाहित होगी। ठीक है, जैसे CH3COOH, और फिर यहाँ से HCN, ऐसे डॉट 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 और भी ऐसे मिलेंगे। ऐसे दुर्बल अम्ल कह सकते हैं, दुर्बल क्षार कह सकते हैं, जो भी मिलेंगे वो इस तरह की स्थितियों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए, ये बात क्लियर है? हाँ, आगे हम बात करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ के प्रकार। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ के प्रकार।
दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों? पहला हो जाएगा दुर्बल अम्ल, और दूसरा हो जाएगा दुर्बल क्षार। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे CH3COOH, HCN डॉट आदि दुर्बल अम्ल के रूप में आ जाएंगे। दुर्बल क्षार में आ जाएगा NH4OH डॉट। इसमें भी कुछ और आ जाएंगे। ये दोनों दुर्बल होते हैं और इसमें जैसे जैसे आयनन की मात्रा उपस्थित होती है उसी के आधार पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिजिक्स।